हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एचसीएस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ आपसे पूछा गया है, व्हेन एयर इज ब्लोन ओवर हीटेड कॉक, जब गर्म कॉक पर से वायु को प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है। ऑप्शंस आर, प्रोड्यूसर गैस इज प्रोड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, वाटर गैस इज प्रोड्यूस्ड और नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जब एयर जो है वो ब्लोन होती है ओवर द हीटेड कॉक तब प्रोड्यूस होता है प्रोड्यूसर गैस। ए इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रोड्यूसर गैस इज प्रोड्यूस्ड। इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। प्रोड्यूसर गैस जो है ये एक तरीके की फ्यूल गैस होती है जो बनी होती है, मेनली कॉम्पोजिशन होता है इसका कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन से ये बनता है। और ये कैसे ये प्रिपेयर्ड होता है फर्नेस में और जनरेटर के अंदर, जहाँ पे जो है बर्न किया जाता है कोल को और कोक को। उनके ऊपर जो गैस प्रोड्यूस होती है उसे फोर्स किया जाता है। एयर जो होती है वो फोर्स होती है अपवर्ड की तरफ और प्रोड्यूस करती है प्रोड्यूसर गैस। कंपोजिशन हमने देख ही लिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन से ये बनती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, सॉफ्ट ग्लास क्या होता है। सॉफ्ट ग्लास इज, ऑप्शंस आर लेड पोटाश, सोडा लाइम, पोटाश लाइम या फिर सोडियम एल्यूमिनियम बोरोसिलिकेट। इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉफ्ट ग्लास होता है सोडा लाइम, बी इसका सही आंसर होगा। और बोरोसिलिकेट जो है ये हार्ड ग्लास होता है, सोडा लाइम जो है वो सॉफ्ट ग्लास होता है। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। हार्ड ग्लास जो है वो एक्रोनिम है फॉर द बोरोसिलिकेट ग्लास, जैसे कि पायरेक्स और कीमैक्स, ये आप देख सकते हैं, ये है हार्ड ग्लास का एग्जांपल। और सॉफ्ट ग्लास जो है वो एक्रोनिम होता है फॉर द सोडा लाइम ग्लास, ये जो है ये सॉफ्ट ग्लास का एग्जांपल है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है। ऑप्शंस है कैरोटीन, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड और कैल्सीफेरॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, विटामिन ए जो है उसका साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल, डी इसका सही आंसर होगा। एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में मैंने आपसे पहले ही क्वेश्चन पूछा था, तो ये था विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम, विटामिन सी। और कैल्सीफेरॉल जो है वो विटामिन डी के लिए है, विटामिन डी। ओके, तो विटामिन ए का क्या है, रेटिनॉल है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए इज रेटिनॉल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट्स परफॉर्म ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। रूट्स जो है ये सभी फंक्शन परफॉर्म करती है, एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन आपको बतानी है। मीन्स कौन सा फंक्शन जो है रूट्स के द्वारा परफॉर्म नहीं किया जाता है। ऑप्शंस आर ऑस्मोसिस, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल, फोटोसिंथेसिस और एनकोरेज। एनकोरेज का मतलब होता है स्थिरता, स्थिरन जो होता है वो। ओके, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखो, अगर आपको नहीं भी पता है तब भी आप इसका आंसर कर पाएंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो आप सभी को पता है। ये कहाँ से होता है, ये लीव्स के थ्रू होता है। लीव्स में जो है एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। तो ये रूट से तो नहीं होगा। बाकी अगर आपको इन तीनों का भी नहीं पता है तब भी आप इसका आंसर कर पाएंगे, सी इसका सही आंसर होगा। और ये जो फंक्शंस हैं ये सभी फंक्शन जो है रूट्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। ऑस्मोसिस का प्रोसेस भी होता है रूट के थ्रू, मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करती है रूट, और जो है एनकोरेज जो है मीन्स स्थिरता जो है वो भी रूट्स के थ्रू होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा, फोटोसिंथेसिस। तो इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। लीफ सेल आर फुल ऑफ ऑर्गेनली, जो लीफ के अंदर सेल होते हैं उनके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनलीज होते हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो एक पिगमेंट होता है जो एब्जॉर्ब करता है लाइट को। क्लोरोफिल जो है वो एब्जॉर्ब करता है रेड और ब्लू वेवलेंथ ऑफ लाइट को और रिफ्लेक्ट करता है ग्रीन वेवलेंथ को, जिसकी वजह से जो पत्ते हैं उनका कलर ग्रीन दिखता है। ये भी क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है कि लीफ का कलर जो है ग्रीन क्यों होता है, तो वो होता है क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से। लीफ जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते फोटोसिंथेसिस अगर उनमें क्लोरोफिल ना हो। तो मेनली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो है क्लोरोफिल पिगमेंट। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है, द थ्योरी ऑफ डैश वाज एडवोकेटेड बाय लुइस पास्चर। ऑप्शंस है अबायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस, स्पेशल क्रिएशन और कैटास्ट्रोफ। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कौन सी थ्योरी जो है एडवोकेट की गई है लुइस पास्चर के द्वारा। इसका सही आंसर है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस।
बी इसका सही आंसर हो जाएगा, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, जीवांत जनन की थ्योरी को जो है एडवोकेट किया गया था लुईस पाश्चर के द्वारा। इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। बायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, ये थ्योरी क्या है? बायोजेनेसिस एक थ्योरी है जहाँ पे माना जाता है कि लिविंग थिंग्स जो है वो आए हैं कहाँ से? अदर लिविंग थिंग्स से। ओके, लिविंग थिंग्स कैन ओनली कम फ्रॉम अदर लिविंग थिंग्स एंड इट वाज डेवलप्ड इन 1858 में। ये थ्योरी डेवलप की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? रुडोल्फ विरकाउ के द्वारा, और एज अ काउंटर हाइपोथेसिस टू द स्पॉन्टेनियस जनरेशन। उसके बाद 1861 में लुईस पास्चर ने कंडक्ट किया था एक्सपेरिमेंट इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए, बायोजेनेसिस की थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए जो है पास्चर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। कब किया था? 1861 में। अभी हमने ऑप्शन में देखा बायोजेनेसिस और अबायोजेनेसिस, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो हम पिक्चर के थ्रू देख लेते हैं। जो अबायोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये थ्योरी क्या है? थ्योरी है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होते हैं, और स्पॉन्टेनियस जनरेशन ये होता है। इसको बट डिसअप्रूव किया गया था रेडी के द्वारा और पास्चर्स के एक्सपेरिमेंट के द्वारा। ओके, ये प्रोसेस होता है अबायोजेनेसिस का। बायोजेनेसिस का क्या होता है? इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं माना जाता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस होते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन द केस ऑफ टाइफाइड? टाइफाइड के केस में से जो है कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होती है? ऑप्शंस आर क्लोरोमाइसिटिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है क्लोरोमाइसिटिन। ए इज द राइट आंसर। ओके, इसके एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। क्लोरोमाइसिटिन या फिर इसको बोला जाता है क्लोरोफेनिकोल, ये दो वर्ड जो है इसके लिए यूज होते हैं। ये यूनिवर्सली यूज की जाती है ट्रीट करने के लिए टाइफाइड फीवर। फ्रॉम 1948 से 1970s तक जो है इसे यूज किया जाता था, बट बाद में क्या हुआ? रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो गया, जैसे आपने सुना ही होगा जब हम एक्स्ट्रा यूज करते हैं या फिर कोर्स को फॉलो नहीं करते हैं तो माइक्रोबियल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाता है। तो वही इस मेडिसिन के साथ भी हुआ, रेजिस्टेंस इसका अकर हुआ, तो उसके रिप्लेस किया गया न्यू मेडिसिन के साथ, वो है एमिपेसिलिन और टीएमपी एसएमजेड। ओके, देन दिस बिकम द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, बट ये ऑप्शन में नहीं थी, ऑप्शन में था क्लोरोमाइसिटिन। तो क्लोरोमाइसिटिन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है एन एरिया इज डिक्लेयर्ड अ सेंचुरी और नेशनल पार्क अंडर। बताइए इनमें से कौन से एक्ट के अंडर जो है डिक्लेयर किया जाता है सेंचुरी और नेशनल पार्क को? ऑप्शंस आर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 और नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है एरिया को डिक्लेयर किया जाता है सेंचुरी और नेशनल पार्क अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ए इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है वो प्रोवाइड करता है डेक्लरेशन ऑफ सर्टेन एरिया बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इफ द एरिया हैज एडिक्वेट इकोलॉजिकल, जियोमॉर्फोलॉजिकल और नेचुरल सिग्निफिकेंस। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा ये डिक्लेयर किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये डिक्लेयर किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और कौन से एक्ट के अंडर? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है which of the following goods belong to the flora and fauna category are prohibited for export? इनमें से कौन से ऐसे गुड्स हैं जो फ्लोरा और फाउना कैटेगरी में आते हैं और उन्हें एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता है? ऑप्शंस आर हैंडीक्राफ्ट मेड ऑफ पिकॉक टेल फीदर्स, सेकेंड है मीट ऑफ बुफेलो फ्रेश और चिल्ड, थर्ड है वुड चारकोल और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इनमें से किसी को भी जो है एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रोहिबिट जो आइटम है जिन्हें एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता है वो है बीफ ऑफ काउ, ऑक्सिन, बुफेलो, पिकॉक टेल फेदर्स, हैंडीक्राफ्ट मेड फ्रॉम देम, शी शेल्स, वुड एंड वुड प्रोडक्ट, फ्यूल वुड, वुड चारकोल, सैंडलवुड इन एनी फॉर्म,
रेड सैंडर्स वुड और वुड पल्प, इन सब चीजों को जो है एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। ये आपको सभी ध्यान रखनी है कि इनमें क्वेश्चन बन सकता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है which of the following factors are considered for declaring an area as biodiversity hotspot? किसी एरिया को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कंसिडर्ड करने के लिए कौन कौन से फैक्टर होने चाहिए? ऑप्शंस आर स्पीसीज एंड एंडेमिज्म, डिग्री ऑफ थ्रेट, यूनेस्को स्टेटस और बोथ ए एंड बी। तो इसमें यूनेस्को स्टेटस का कोई रोल नहीं होता है, इसमें होता है स्पीसीज एंडेमिज्म और डिग्री ऑफ थ्रेट क्या है वहां का, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बोथ एंड ए एंड बी इसका सही आंसर है। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। किसी भी बायोडाइवर्सिटी को हॉटस्पॉट डिक्लेयर करने के लिए दो क्राइटेरिया होने जरूरी है, वो है कम से कम 1500 स्पीसीज जो है वहां पे वेस्कुलर प्लांट की क्या होनी चाहिए, एंडेमिक होनी चाहिए। एंडेमिक का मतलब क्या होता है, जो सिर्फ उसी एरिया में पाई जाती है उसे बोला जाता है एंडेमिक। एंड लॉस ऑफ एटलीस्ट 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट, जो वहां का ओरिजिनल हैबिटेट है उसका कम से कम 70% लॉस हो गया हो, तब उस एरिया को जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया जाता है। इंडिया में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं वो आप मुझे बताएंगे। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। Now move to the next question. Next में पूछा गया है नेशन बैन ऑन टाइगर हंटिंग वाज इम्पोज्ड इन इंडिया इन विच ईयर? भारत में बाघ के शिकार पर राष्ट्रीय प्रतिबंध किस वर्ष में लगाया गया था? ऑप्शंस आर 1972, 1973, 1970 और नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ये प्रतिबंध लगाया गया था 1970 में, सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1970। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। एज द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इज रिड्यूसिंग, जैसे जैसे पॉपुलेशन जो है टाइगर्स की रिड्यूस हो रही थी बहुत लार्ज रेट पे इंडिया के अंदर, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है काफी स्टेप लिए इसे रोकने के लिए, और उनमें से एक स्टेप था बैन ऑफ टाइगर हंटिंग जो लिया गया था 1970 में, ये स्टेप लिया गया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं? ऑप्शन है कोराल ब्लीचिंग, स्ट्रॉन्गर ह्यूरिकेन्स और साइक्लोन मीन शक्तिशाली तूफान और चक्रवात, प्रबल विरंजन, चेंजिंग ऑफ द वेदर पैटर्न, जो मौसम के अंदर वेदर पैटर्न में जो चेंज आ रहा है, ये सब जो है ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट है। तो तीनों ही कोराल ब्लीचिंग भी, स्ट्रॉन्गर ह्यूरिकेन और साइक्लोन्स भी एंड चेंजिंग वेदर पैटर्न, ये सभी जो है इम्पैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग के। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, डी इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। जो इम्पैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग के वो क्या क्या है, वो है डिजर्टिफिकेशन, स्ट्रॉन्गर ह्यूरिकेन्स एंड साइक्लोन्स, कोराल ब्लीचिंग, स्प्रेड ऑफ डिजीज, चेंजिंग प्रेसिपिटेशंस एंड वेदर पैटर्न्स, लॉस ऑफ प्लैंकटन ड्यू टू वार्मिंग ऑफ द सी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ क्लीनिंग सॉल्वेंट फॉर क्लॉथ्स एंड मेटल? क्लॉथ को और मेटल को क्लीन करने के लिए क्लीनिंग सॉल्वेंट यूज होता है, ये क्लीनिंग सॉल्वेंट की तरह, तो ये किसकी बात हो रही है? ऑप्शंस आर मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ब्रोमाइन मोनोक्साइड, बोथ ए एंड सी। तो इसका सही आंसर है ये क्लीनिंग सॉल्वेंट होता है मिथाइल क्लोरोफॉर्म, जिसे यूज किया जाता है क्लॉथ और मेटल को क्लीन करने के लिए। तो ए इसका सही आंसर है। हम इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मिथाइल क्लोरोफॉर्म जो है उसको यूज किया जाता है एज अ क्लीनिंग सॉल्वेंट फॉर क्लॉथ्स एंड मेटल्स, और ये जो है प्रोपेलेंट है इन वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट, जैसे कि इसे यूज किया जाता है एज अ कोरेक्शन फ्लूइड, ड्राई क्लीनिंग स्प्रेज एंड स्प्रे एडहेसिव के तौर पे इसे यूज किया जाता है। किसकी बात हो रही है? मिथाइल क्लोरोफॉर्म की। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है शालू जिंदल के बारे में। शालू जिंदल ऑफ हरियाणा इज फेमस फॉर, वो किस लिए फेमस है? ऑप्शन है डांस के लिए, राइटिंग के लिए, स्पोर्ट पर्सन है या फिर सिंगर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो डांसर है, ए इसका सही आंसर होगा। कुचिपुड़ी डांस के लिए जानी जाती है कुचिपुड़ी। नवीन जिंदल की ये वाइफ है। हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। शालू जिंदल फेमस है, कुचिपुड़ी डांसर है वो, वाइफ है वो फॉर्मर एमपी ऑफ कुरुक्षेत्र नवीन जिंदल की। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ हरियाणा इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन? बताइए, लार्जेस्ट सिटी हरियाणा की इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन मीन्स कौन सी सिटी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है? ऑप्शंस आर हिसार,
भिवानी, फरीदाबाद या फिर गुरुग्राम। तो इसका सही आंसर है फरीदाबाद। फरीदाबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। फरीदाबाद जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड सिटी है हरियाणा की। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है कोयल कोयल टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स इज सिचुएटेड एट। कोयल टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो कहाँ पे आता है? ऑप्शन है कैथल में है, जींद में है, कुरुक्षेत्र में है या फिर रोहतक में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोयल टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स जो है ये आता है कैथल में। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। मोस्टली जो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है गवर्नमेंट के, उनके नाम जो है वो बर्ड्स के ऊपर रखे गए हैं। तो कैथल में है कोयल, कुरुक्षेत्र में है नीलकंठ, नीलकंठ के नाम से। अब आप मुझे बताएंगे जींद और रोहतक में है तो वो किस नाम से है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इससे पहले हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो कोयल टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है वो कैथल में है and is ideal spot for family outings and it has some very old and revered temple यहाँ पे है। it lie on कुरुक्षेत्र हिसार हाईवे, कुरुक्षेत्र हिसार हाईवे पे आता है ये। now move to the next question। next में पूछा गया है which of the following was the longest serving chief minister of हरियाणा। बताइए निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री थे। ऑप्शंस आर भगवत दयाल शर्मा, देवी लाल, बंसी लाल या फिर हुकुम सिंह। इसका सही आंसर है ये थे बंसीलाल। ये 3 बार जो है सीएम बने हरियाणा के, वो भी हम देख लेते हैं कब कब ये बने। सबसे पहले 1968 से 75 की टर्म इनकी रही, देन 1985 से 87 तक एंड देन 1996 से 1999 तक ये रहे। और सबसे मैक्सिमम टाइम कौन बने? जैसे ये 3 टाइम बने हैं, मैक्सिमम टाइम भी पूछा जा सकता है। मैक्सिमम टाइम जो बने हैं उनका नाम भी आप मुझे बताएंगे। वो थे ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला ये 4 बार बने हैं, 4 टाइम। ओके, और ये 3 टाइम बने हैं, बट मैक्सिमम लॉन्गेस्ट सर्विंग यही रहे हैं बंसीलाल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है बजरंग पूनिया के रिगार्डिंग। बजरंग पूनिया इज फेमस। बजरंग पूनिया किस लिए फेमस है? ऑप्शन है वो रेसलर है, बॉक्सर है, क्रिकेटर है या फिर शूटर है। तो वो रेसलर हैं, वो फ्री स्टाइल रेसलिंग करते हैं। बजरंग पूनिया के बारे में पूछा गया था। आप मुझे बताएंगे बजरंग पूनिया जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। Now move to the next question। next में पूछा गया है how many villages are there in Haryana as per census 2011। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हरियाणा में कितने गांव हैं? ऑप्शन है 6543, 6841, 7326 और 5328। तो इसका सही आंसर है ये है 6841। यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे कितने विलेजेस हैं? 6841 विलेजेस हैं। और विलेज पंचायत कितनी है ये भी आप बताइए। विलेज पंचायत यहाँ पे है 6212। 6212 विलेज पंचायत है। 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है। 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 73 सब डिवीजन है। 93 रेवेन्यू तहसील्स हैं। 50 सब तहसील्स हैं और 150 सिटीज एंड टाउन्स हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट बिटवीन whom ऑफ द फॉलोइंग। जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी वो किन किन के बीच में हुई थी? तो ये आप सभी को पता है ये किस किस के बीच में हुई थी। ये हुई थी बिटवीन बाबर एंड लोधीज। अकबर और हेमू के बीच में हुई थी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। और ये काफी इंपॉर्टेंट है। 1526 में ये हुई थी, बाबर लोधी के बीच में हुई थी और यहां से ही मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है हुई थी इंडिया के अंदर। ओके, मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ था, मुगल एम्पायर। और दिल्ली सल्तनत का रूल जो है खत्म हो गया था।
तो आप देख ही सकते हैं विनर इसमें बाबर हुए थे और लोधी जो है वो हार गए थे। इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में सेम ही थिंग मेंशन है कि जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी वो बाबर और लोधी के बीच में हुई थी, 1526 में हुई थी। ये काफी डिसिसिव बैटल थी। यहाँ से जो है फाउंडेशन रखी गई थी मुगल एम्पायर की इंडिया के अंदर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है जन नायक देवीलाल अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड इन हरियाणा। जन नायक देवीलाल अवार्ड जो है वो किस फील्ड में दिया जाता है? ऑप्शन है स्पोर्ट्स में, एग्रीकल्चर, हरियाणवी म्यूजिक या फिर लिटरेचर। तो इसका सही आंसर है ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड अवार्ड है। एग्रीकल्चर के लिए ये दिया जाता है जन नायक देवीलाल अवार्ड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है अकॉर्डिंग टू लिटरेसी द प्लेस ऑफ हरियाणा इज अमंग ऑल 28 स्टेट। सभी 28 स्टेट्स में से हरियाणा कौन से नंबर पे आता है लिटरेसी रेट में? ऑप्शन है 15th, 20th, 7th और 4th। तो सही आंसर हो जाएगा हरियाणा जो है वो 15वें स्थान पे आता है लिटरेसी के मायने में। 15th इसका सही आंसर हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है 13th इनफॉर्मल मीटिंग ऑफ सार्क फाइनेंस मिनिस्टर हेल्ड इन। जो 13वीं इनफॉर्मल मीटिंग हुई थी सार्क के फाइनेंस मिनिस्टर की वो कहाँ पे हुई थी? ऑप्शंस आर श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, फिजी। तो इसका सही आंसर है ये हुई थी फिजी में। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 13th इनफॉर्मल मीटिंग साउथ एशियन एसोसिएशन और रीजनल कॉर्पोरेशन मीन सार्क के फाइनेंस मिनिस्टर की वो हुई थी नाडी फिजी में। कब हुई थी? 2 मई 2019 में हुई थी ऑन द साइडलाइन ऑफ द 52 एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है बेल्जियम बेस्ड आईटी फर्म जिसका नाम है हेड्रा कंसल्टिंग was acquired by which IT कंपनी। किस आईटी कंपनी ने जो है इसको एक्वायर कर लिया है? ऑप्शन है इन्फोसिस, टीसीएस, कॉग्निजेंट और नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है इसको जो है एक्वायर किया गया है कॉग्निजेंट के द्वारा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है हु इज द करंट चीफ ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के करंट चीफ बताने हैं कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये है डेविड मेलपास। बी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। जो प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के वो हेड इज द हेड ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वो हेड होते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप के, वो है डेविड मेलपास। ये इनकम्बेंट प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के और इन्होंने कब से ये पोस्ट ज्वाइन की थी? इन्होंने पोस्ट ज्वाइन की थी अप्रैल 9 2019 में। और ये कितने टर्म की होती है? 5 ईयर के लिए होती है ये पोस्ट। और डेविड ने किसको रिप्लेस किया था? इन्होंने रिप्लेस किया था जिम योंग किम को। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द निर्विक स्कीम। निर्विक स्कीम क्या होती है? ऑप्शंस आर अ स्कीम टू हेल्प द हैंडलूम सेक्टर ऑफ कंट्री, अ लोन स्कीम फॉर एक्सपोर्टर, अ हेल्थ स्कीम लॉन्च टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द माल न्यूट्रिशन इन इंडिया और जीएसटी रिफंड स्कीम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्विक जो है वो एक लोन स्कीम है एक्सपोर्टर के लिए। अ लोन स्कीम फॉर द एक्सपोर्टर। हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था? लॉन्च किया गया था द एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दैट इज ईसीजीसी के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया था निर्विक स्कीम को। और किस लिए किया गया था? इनहेंस करने के लिए लोन अवेलेबिलिटी फॉर द एक्सपोर्टर एंड टू ईज द लैंडिंग प्रोसेस। निर्विक जो है लॉन्च किया गया है बूस्ट करने के लिए एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री। ओके, आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।